अभी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में इतना बड़ा घिनौना कांड हुआ था जिसमें बिटिया के साथ वो दरिंदगी हुई थी जिसे लोग भुलाए नहीं भूल सकेंगे। अभी कुछ महीने ही बीते थे कि एक और बेटी के साथ एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बेंगलुरु में 21 सितंबर की काली रात रूह कंपाने वाली थी क्योंकि पुलिस को फ्रिज में एक महिला की लाश के मिले थे। ये लाश 29 साल की महिला महालक्ष्मी की थी। बेंगलुरु में ये बेकसूर महिला एक ऐसे खौफनाक अपराध का शिकार बनी थी जो किसी भयानक फिल्म की कहानी से कम नहीं था, जिसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। किसी की भी कल्पना से परे ये एक दिल दहला देने वाली हकीकत थी। महालक्ष्मी का कातिल अभी खुले आसमान में सांस ले रहा था, लेकिन पुलिस ने इस केस में नया खुलासा करके सबके होश उड़ा दिए थे। का रहस्य सुलझाते सुलझाते पुलिस के हाथ पांव फूल गए, मगर अब पुलिस को पता चल गया है कि आखिर कातिल है कौन। और ये बात खुद पुलिस ने क्राइम जर्नलिस्ट्स को बताई है। इस केस में बहुत सारे किरदार हैं जिन पर महालक्ष्मी के मर्डर का आरोप है। महालक्ष्मी का पति हेमंत दास, हेयर ड्रेसर अशरफ और उसके साथी, या फिर कोई और। लेकिन अब ये पूरी कहानी साफ है। आइए देखते हैं इस खौफनाक वारदात का सच। पुलिस ने क्या खुलासा किया है ये बताने से पहले पूरी स्टोरी जान लेते हैं। दरअसल महालक्ष्मी और उसका परिवार साल 2019 तक नेपाल में रहता था। नेपाल में ही साल 2019 में महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद रोजगार की तलाश में और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की उम्मीद लिए ये दोनों अपने परिवार के साथ नेपाल से बेंगलुरु पहुँचे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जिस शहर में वो अपनी जिंदगी को नई उड़ान देने जा रहे हैं वो शहर उनका जिंदगी को पूरी तरह वीरान कर देगा। महालक्ष्मी का परिवार भी बेंगलुरु में ही रहने लगा था। हेमंत और महालक्ष्मी भी बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। हेमंत को एक मोबाइल शॉप पर काम मिल गया, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। इस बीच दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हुई। इनकी जिंदगी में साल 2023 के अक्टूबर नवंबर महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो गया। दरअसल इनकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान तब आया जब हेमंत को महालक्ष्मी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का शक हुआ। हेमंत को यकीन था कि उत्तराखंड का रहने वाला एक हेयर ड्रेसर जो बेंगलुरु की एक सैलून में काम करता है, उसका अफेयर महालक्ष्मी के साथ चल रहा है। इस हेयर ड्रेसर का नाम अशरफ था। यहीं से महालक्ष्मी और हेमंत के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। शक और झगड़े की वजह से वारदात के 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत अलग हो गए। अलग होने के बाद बेटी महालक्ष्मी के पास थी, लेकिन बाद में वो अपने पिता के पास रहने लगी, जहां महालक्ष्मी अपनी बेटी से मिलने महीने में एक बार जाती थी। महालक्ष्मी हेमंत से अलग होने के बाद कुछ दिनों तक अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहने लगी। उसके बाद उसने अपनी माँ के घर के पास ही व्यालीक्वल इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। महालक्ष्मी 9 महीने से किराए के मकान में अकेले रह रही थी, जहां बाहरी लोगों से उसका कनेक्शन भी काफी कम था। अलग होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ टॉर्चर करने की पुलिस कंप्लेन भी करने लगे थे। दोनों की पुलिस कंप्लेन बेंगलुरु पुलिस थाने में दर्ज होने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और एक समय ऐसा आया कि 19 दिन तक महालक्ष्मी का किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। न उसने किसी को फोन कॉल किया, न वो घर से बाहर आई। पर ऐसे में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहीं पास में उसकी माँ और छोटी बहन भी रहती थीं और उसका भाई भी वहां आता जाता रहता था और महालक्ष्मी का पति भी बेंगलुरु में ही था। लेकिन इसके बावजूद महालक्ष्मी के 19 दिन तक गायब रहने के बाद भी किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि महालक्ष्मी गायब है। बताया जाता है आखिरी बार महालक्ष्मी अपनी माँ के पास 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन गई थी, जहाँ उसके परिवार के साथ ये उसकी आखिरी मुलाकात थी। सितंबर की शुरुआत थी और 2 सितंबर के बाद से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा था। 2 से लेकर 21 सितंबर तक महालक्ष्मी का मोबाइल बंद था। 19 दिन बीत चुके थे, लेकिन महालक्ष्मी के परिवार को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। किसी ने भी उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की। न तो किसी ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और न उसका पता लगाने की कोशिश की। लेकिन अचानक 21 सितंबर को महालक्ष्मी के पड़ोसियों को उसके कमरे से बदबू आने लगी, जिसके बाद पड़ोसी महालक्ष्मी के मकान मालिक के पास गए। मकान मालिक
मालिक के पास महालक्ष्मी का रेंट एग्रीमेंट था जिसमें उसकी माँ और बहन का नंबर था। मकान मालिक ने उसकी माँ को फोन किया और बताया कि उसकी बेटी के कमरे से बदबू आ रही है, इसलिए कमरा चेक करना है। उसकी माँ और बहन महालक्ष्मी के कमरे पर पहुँचे जहाँ उनकी मौजूदगी में कमरा खोला गया। कमरा खुलते ही वहाँ एक ऐसी खामोशी से खौफनाक पर्दा उठा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल कमरे में रखे फ्रिज से महालक्ष्मी के लाश के न जाने इन टुकड़ों को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। यहाँ सोचने वाली बात है कि 19 अगस्त को महालक्ष्मी अपने परिवार से आखिरी बार मिलती है। उसके बाद उसका अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। माँ और बहन को भी पता है कि वो अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन इतने दिनों तक न तो उसे कॉल किया जाता है न उसकी कोई खबर ली जाती है। अगर 21 तारीख को मकान मालिक का कॉल न जाता तब भी शायद वो अपनी बेटी के कमरे पर नहीं आती। आखिर क्या वजह थी जो पति के साथ साथ माँ, बहन और उसका भाई भी महालक्ष्मी से दूर हो गए थे? वहीं रिश्तों की इस उलझती डोर के साथ पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले शक उसके पति पर गया। पति को थाने बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, कॉल डिटेल्स चेक की गईं, लेकिन उसका पति पूरी तरह से बेकसूर पाया गया। लेकिन पुलिस की पूछताछ में हेमंत ने उस शख्स का नाम लिया जिसके साथ महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा था, यानी अशरफ। हेमंत ने बताया कि अशरफ एक हेयर ड्रेसर है जिसके साथ उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। इसी कारण से वो दोनों अलग भी हुए थे। पुलिस इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद सीधा हेयर ड्रेसर के पास पहुंची और उसे थाने ले आई। अशरफ से पुलिस ने काफी देर तक पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकाली। पुलिस ने 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक की उसकी पूरी डिटेल्स खंगाली, लेकिन अशरफ ने पुलिस को जो भी कुछ बताया वो सही साबित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से भी हर एक चीज सही साबित हुई। उसने अपनी जो भी लोकेशन बताई वो सब सही थी। वहीं कॉल डिटेल से ये जरूर पता चला कि महालक्ष्मी के फोन से आखिरी बार कॉल 2 सितंबर को की गई थी। उसके बाद फोन से न तो कोई कॉल की गई और न ही रिसीव की गई। इस इंफॉर्मेशन से पुलिस सिर्फ ये अंदाजा लगा पाई कि महालक्ष्मी की हत्या 2 से 3 सितंबर के बीच हुई होगी। लेकिन इस खामोश मौत के पीछे कौन था, ये अब भी एक सवाल बना हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया, लेकिन कहीं न कहीं शक के घेरे में अब भी अशरफ ही था। वहीं जांच के दौरान एक नहीं बल्कि 3 या 4 ऐसे लोग सामने आए जो हेयर ड्रेसर का ही काम करते थे। पुलिस ने सभी से कड़ी पूछताछ की, लेकिन उन सब का इस कत्ल से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी, पुलिस वहां आसपास के सभी CCTV फुटेज खंगाल रही थी, लेकिन जहां महालक्ष्मी का घर था वहां एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा था। ऐसे में पुलिस ने उस इलाके के उन CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया जो किसी बैंक या फिर ATM में लगे थे। इत्तेफाक से CCTV में एक ऐसा चेहरा कैद हुआ जिस पर पुलिस को शक था और वो कैमरे में महालक्ष्मी की घर की तरफ ही जाते हुए दिखाई दिया था। पुलिस के मुताबिक ये शख्स बेंगलुरु का ही रहने वाला था। पुलिस उस शख्स का पता लगाते हुए उसके घर पहुंची तो घर पर उसका भाई मिला। पुलिस ने उस शख्स के भाई से इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में उस शख्स के भाई ने बताया कि महालक्ष्मी का कत्ल मेरे ही भाई ने किया है, क्योंकि महालक्ष्मी का कत्ल करने की बात उसके भाई ने उसे खुद बताई थी। उसने अपने भाई की लोकेशन के बारे में बताया कि वो शायद भुवनेश्वर होते हुए कोलकाता पहुंच गया है। CCTV फुटेज, उस शख्स के भाई का बयान और बाकी लोगों के बयानों से साफ था कि कातिल वही इंसान है जो CCTV में दिखाई दिया और इस समय शायद कोलकाता में है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर भी उसी शख्स को बेंगलुरु के विभत्स हत्याकांड का आरोपी बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस शख्स ने कैसे इस खौफनाक जुर्म को अंजाम कैसे दिया होगा। तो बता दें कि पुलिस जब महालक्ष्मी के कमरे की छानबीन कर रही थी तो वहां उन्हें एक ट्रॉली बैग मिला। ट्रॉली बैग देखते ही पुलिस को शक हुआ कि श्रद्धा केस में भी आफ्ताब पूनावाला ने ऐसा ही ट्रॉली बैग इस्तेमाल किया था। यानी साफ है कि कातिल की प्लानिंग महालक्ष्मी का कत्ल करने के बाद बैग में भरकर किसी और जगह ठिकाने लगाने की थी। वैसे फोरेंसिक टीम की जांच से पता चला है कि कत्ल इसी कमरे में हुआ था और लाश के भी इसी कमरे में किए गए थे और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए कमरे और बाथरूम को साफ करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने ये भी अंदाजा लगाया कि कत्ल को 2 या 3 सितंबर को अंजाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने इस भयानक जुर्म को अंजाम देने के बाद कई घंटे साफ सफाई
में लगा दिए होंगे। उसकी प्लानिंग तो लाश को बाहर ले जाने की होगी, लेकिन जब उसने बाहर देखा होगा तो उसका प्लान चेंज हो गया होगा, क्योंकि ये इलाका काफी ज्यादा कंजेस्टेड और भीड़ भाड़ वाला था। इसलिए उसने प्लान चेंज करते हुए फ्रिज में ठूंस दिया, जिससे किसी को शक न हो और बदबू भी न आए। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल की वजह प्यार और रिलेशनशिप ही थी, लेकिन पुलिस को अब ये समझ आ गया है कि अगर मामला लव और अफेयर का था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला यहाँ तक पहुँच गया और इस रिश्ते की कीमत महालक्ष्मी की जान लेकर चुकाई गई। क्योंकि अब कातिल पकड़ा जा चुका है, पर उसने अपनी जान दे दी है और एक नोट लिखा जिसमें उसने जो बताया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। कातिल का नाम था मुक्ति रंजन रॉय। आखिर कौन था मुक्ति रंजन रॉय और क्यों उसने महालक्ष्मी को मार डाला? इस समय मुक्ति कहाँ है? इन सभी सवालों को पुलिस जानना चाह रही थी। केस की इन्वेस्टिगेशन और तेज की गई। पता चला मुक्ति रंजन इस समय ओडिशा में है। पुलिस टीम अलर्ट हो गई। तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। 25 सितंबर को पुलिस को भद्रक शहर में मुक्ति रंजन रॉय का शव मिला। मुक्ति ने सुसाइड कर लिया था। आरोपी के पास पुलिस को एक डायरी और डेथ नोट मिला। मुक्ति रंजन फंडी गांव का रहने वाला था और बेंगलुरु में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। रंजन ने अपने डेथ नोट में लिखा, मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। उस दिन मैं महालक्ष्मी के घर गया था। हमारी किसी बात पर बहस हुई, तब महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। यह बात मुझे पसंद नहीं आई और गुस्से में मैंने उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी लाश के किए और उन्हें फ्रिज में डालकर वहां से भाग गया। मैंने कमरा साफ करने की कोशिश भी की थी ताकि लोगों को बदबू न आए। महालक्ष्मी का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे बाद में हत्या का पछतावा जरूर हुआ, क्योंकि गुस्से में मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं डर गया था, इसलिए यहाँ भाग आया। ओडिशा के फंडी गांव का रहने वाला मुक्ति रंजन पिछले दिन सुबह यानी 24 सितंबर को ही घर आया था। वह कुछ देर घर पर रुका और रात को स्कूटी बाइक से बाहर चला गया। इस बार वह अपना लैपटॉप लेकर चला गया और उसके बाद वह कहाँ गया किसी को नहीं पता। अगले दिन उसका शव कुलेपाड़ा नामक कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला। फिलहाल मुक्ति रंजन रॉय की आत्महत्या को लेकर दुशिरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया। समाज में होने वाली इन घटनाओं के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।